आपका बचपन कैसा था? आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था? आपकी शिक्षा क्या रही? और आप राजनीति में कैसे आए? आपके पति की मृत्यु के पश्चात आपने अपने आप को कैसे संभाला? मैं परेशान थी, निराश थी। बच्चे और हम बहुत दुखी थे कि अब क्या करेंगे? जी, अब जीवन में कुछ जी। बचा नहीं है। राजनीति में लाने वाले आपको बाबूलाल गौर जी भी हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मैम क्या इसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा? क्योंकि बीजेपी अक्सर परिवारवाद के खिलाफ रही है, तो क्या इसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा? आपको क्या लगता है राजनीति में महिला पुरुष को टक्कर दे सकती है? समाज की सोच बदली है, महिलाओं ने अपनी मानसिकता को विकसित किया है और राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं काम ना कर सकती, ऐसा उन्होंने उस बात को गलत साबित कर दिया है। मैम आप एक सफल महापौर के रूप में जानी जाती हैं। तो क्या आप अपने आप को उतने ही सफल विधायक रूप में भी देखती हैं? और यदि हाँ तो क्यों? मैं सफल हूँ या नहीं ये आकलन मैं नहीं कर सकती। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी कि नहीं? हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से चला गया है। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का फल है राहुल गांधी जी को मिल रहा है या इसका फायदा मिलेगा कि नहीं? राहुल गांधी जी के गेटअप के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं मैम? क्योंकि इस समय उन्होंने काफी अच्छी दाढ़ी वगैरह रखी हुई है और जो कांग्रेस के लीडर हैं वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी काफी सिंसियर लग रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? मुझे लगता है बाहरी आवरण बदलने से कुछ नहीं होता। आपको अपने विचारों की शुद्धता लानी पड़ेगी। आपकी अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के विषय में क्या सोच है? हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम रहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। यह द हिंदुस्तान टुडे का विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सवाल जनता के हक की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन जन प्रतिनिधियों के पास जाते हैं जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है और हम उनसे वही सवाल करते हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। यह सवाल जनता के हक का तृतीय एपिसोड है और आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक कृष्णा गौर जी। आज हम कृष्णा गौर जी से हर विषय में सवाल करेंगे, हर उन पहलुओं में सवाल करेंगे जिनकी जवाब जनता जानना चाहती है। तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदुस्तान टुडे में। धन्यवाद धन्यवाद। मैम मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आपका बचपन कैसा था? आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था? आपकी शिक्षा क्या रही? और आप राजनीति में कैसे आए? बचपन की अगर हम बात करें तो इंदौर शहर की मैं हूँ। मेरा बचपन इंदौर में ही बीता, जन्म मेरा इंदौर में हुआ। एक संयुक्त भारतीय परिवार में मैं पली बड़ी हूँ। परिवार बड़ा परिवार था जिसमें ताऊ जी का परिवार भी साथ में था, चाचा का परिवार भी साथ में था। एक बड़ा परिवार, 3 भाइयों का परिवार साथ में रहा। तो संयुक्त परिवार के संस्कार ग्रहण करते हुए बड़ी हुई हूँ। हमारे घर में वो सारी परंपराएं, वो सारे रीति रिवाज जो एक आदर्श परिवार के अंदर मनाए जाते हैं, वो सारे संस्कारों का, रीति रिवाजों का समावेश था। तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन एक बहुत बेहतर वातावरण में बचपन मेरा बीता है, क्योंकि संयुक्त परिवार का अपना एक आभा मंडल होता है, संयुक्त परिवार का अपना एक महत्व होता है। बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है। जब बड़ी हुई तो मुझे लगा कि उस समय में जब हम पढ़ते थे, हम चारों तरफ जब देखते थे तो ज्यादातर लड़कियों को शिक्षित नहीं कराया जाता था, लड़कों को शिक्षित कराया जाता था। लेकिन हमारे परिवार में बड़ी संख्या बेटियों के होने के बाद भी, 3 भाइयों के परिवार में हम 12 बेटियां थी और 7 बेटे थे। अच्छा, काफी बड़ा परिवार था। हम स्वयं 6 सिस्टर हैं, 6 बहनें तो हम खुद ही थे। हम सगी सगी 6 बहनें। आप सगी 6 बहनें हैं? हाँ, सगी 6 और बहनें, ब्रदर 3? 2 भाई थे। अच्छा, 2 भाई। हाँ, हमारे ताऊजी की 2 बेटियां थी जी। हमारे चाचा की 3 बेटियां थी और इस प्रकार करीब 12 बेटियां हमारे घर में थी। एक बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में पली बड़ी। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उस समय में जब परिवारों में बेटियों को शिक्षा देने के प्रति इतनी सोच विकसित नहीं थी, बावजूद इसके हमारे पिताजी ने हम बेटियों को पढ़ाया, उच्च शिक्षा ग्रहण कराई और उसका परिणाम आज हमको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छा बचपन मेरा बीता, एक अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया। ईश्वर का धन्यवाद कि बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे भाई बहन मुझे मिले। संस्कारों को के साथ पली बड़ी हूँ, वो संस्कार आत्मसात किए हैं। जब शादी होकर जिस परिवार में आई वो भी बहुत संस्कारी परिवार था, लेकिन
एकल परिवार था, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आने में एक बहुत परिस्थितियाँ भिन्न होती है। छोटा परिवार था और छोटे परिवार में, लेकिन बाबूजी का जिस प्रकार से इतना बड़ा राजनीतिक परिवार था, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो मैं बाबूजी को काम करते हुए देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। बहुत लोगों की सेवा करते थे, बहुत लोगों की दुआएं लेते थे, बहुत लोगों की मदद करते थे। तो मुझे लगता था कि मेरे मन में राजनीति सेवा का पर्याय है, यही भाव था। और कभी सोचा नहीं था कि मेरे को राजनीति में काम करना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियां जीवन की कुछ ऐसी बनी कि मुझे बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में राजनीति में काम करने के लिए निकलना पड़ा। लेकिन राजनीति में जरूर काम करने आई हूँ, लेकिन भाव अभी भी वही सेवा का है कि राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। जीवन भर जब तक मैं इस क्षेत्र में काम करूंगी, सेवा के माध्यम को ही सर्वोपरि रखकर काम करती रहूंगी। जी, आपने काफ़ी अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई, जो अभी तक जनता को लगभग पता भी नहीं थी कि आप इतने मतलब 2 भाई और कितनी 6 बहनें हैं, अभी तक जनता को नहीं पता था। ये चीज़ें जान के हमारी जनता को बहुत अच्छा लगेगा। मैम, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, आपकी पति की मृत्यु के पश्चात आपने अपने आप को कैसे सँभाला? साथ में राजनीतिक परिवेश से हैं आप और पारिवारिक परिवार में एक बहुत ज़्यादा शौक का माहौल था, तो मतलब पारिवारिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश को साथ में आपने कैसे इसमें सामंजस्य बनाया उस समय, जिस समय इतनी बड़ी विपदा आपके पास मतलब आपके बहुत परिवार में आ गई थी? बहुत कठिन समय था, बहुत कठिन समय था। एक समय तो ऐसा लगा था कि जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि किसी भी एक महिला के जीवन में उसका पति उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, उसका सबसे बड़ा संबल होता है। और फिर मैं एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ कभी इससे ज्यादा बड़ा सपना देखती नहीं है कि उसके बच्चे अच्छे हैं, उसका परिवार अच्छा रहे, उसका पति उसके साथ रहे, पति घर में प्यार से सब बच्चों के साथ एक अच्छे माहौल में हम जीवन बिताएं। तो इसके अलावा हमारी कोई और चाह भी नहीं थी कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे। लेकिन ऐसा जीवन जीते जीते जब परिवार रूपी गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है, तो एक पहिए से गाड़ी चलाना बहुत कठिन काम होता है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा संबल मेरे बाबूजी थे। और मेरे बाबूजी ने जिस प्रकार से उस समय जो हौसला हमारा बढ़ाया, मेरे बच्चों को जीने की ताकत दी, मैं समझती हूँ कि वही ताकत ने मुझे फिर से जीवित किया है। मैं परेशान थी, निराश थी। बच्चे और हम बहुत दुखी थे कि अब क्या करेंगे, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। ऐसे समय में बाबूजी ने बहुत बड़ा संबल दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके जीवन में कष्ट आता है, उनके जीवन में जाकर हम देखें, उनके कष्टों को दूर करेंगे तो हमें अपना दुख कम लगेगा। और उनकी ही ये सोच थी कि मैं गरीब बस्तियों में, सेवा बस्तियों में जाकर उन महिलाओं की ताकत बनूं जिनका कोई नहीं है। कई बार बाबूजी मुझसे कहते थे, ये बात सही है कि तुम्हें भगवान ने बहुत बड़ा कष्ट दिया है, ऊपर से गिराया जरूर है तुम्हें, लेकिन इतनी व्यवस्था की है कि तुम्हें चोट ना लगे, नीचे कालीन बिछाया है। तो उन्होंने कहा कि हमको ईश्वर ने इतना बड़ा सपोर्ट साथ दिया है कि आज हमारे पास कम से कम परिवार है, बच्चे हैं, ये बच्चे बड़े होंगे, हमें बच्चों को देखना है और इसलिए इन बच्चों को बड़ा करने के लिए अपने आप को संभालना होगा। हमें समाज की उन महिलाओं के लिए जिनका कोई नहीं होता, उनकी सेवा करनी पड़ेगी और इसके लिए आप घर से बाहर निकलना होगा। तब मैंने विचार किया था कि निश्चित रूप से बाबूजी सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर घर में मैं रहती तो शायद वही सारी बातें घूमती रहती और मैं अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती। जब घर से बाहर निकली, सेवा बस्तियों में सेवा भारती के माध्यम से मैं छोटा छोटा काम करने लगी, महिलाओं की मदद करने लगी, क्योंकि उस समय मेरे पास बाबूजी का बहुत बड़ा संबल था। बाबूजी मुख्यमंत्री थे जी। तो उन महिलाओं की कोई भी समस्या मेरे पास आती थी तो मैं उसको तत्काल निराकरण उनका कराती थी। तो एक आशा उनके मन में मेरे प्रति जाग गई थी कि मुख्यमंत्री की बहू होने के बाद भी ये हमारे जैसी है, हमारे बीच बैठती हैं, हमारी बस्ती में आती है, हमारे घर में बैठ के चाय पी लेती हैं, हमसे बात करती हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि किसी बहन का आंसू पोंछ के उसके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला दूं। तो मुझे लगता था कि वास्तव में बहुत कष्ट था सेवा बस्ती की उन बहनों को, जिन कष्टों को मैंने देखा, समझा और ये महसूस किया
कि वास्तव में मेरा कष्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे कष्ट में बहुत बड़ा संबल मेरे परिवार का है, मेरे साथ खड़ा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाबूजी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अब उन महिलाओं के लिए काम करना चाहिए जिनका जीवन में कोई नहीं होता, जिनको परिवार भी छोड़ देता है। जी। अगर उनके उनका पति उनका सहारा छीन जाता है तो उनका परिवार भी उनको छोड़ देता है। जी। तो हम मैंने ऐसे सेवा बस्तियों में सेवा भारती के माध्यम से जाना शुरू किया। मेरी पहचान बनी, महिलाओं के बीच में एक विश्वास पैदा हुआ, महिलाओं की आंखों में मैंने आशा आज देखी कि वास्तव में हमारी बहन को यदि हमने कोई बात बोल दी है तो वो पूरी होगी, वो जरूर करेंगी। और यह सब काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं महिलाओं की इतनी चहेती बन गई। जब महापौर का यहाँ चुनाव होना था नगर निगम का, और महिला सीट यहाँ आरक्षित हुई, तो पूरे भोपाल की सेवा बस्तियों से सर्वे हुआ, आम कॉलोनियों से सर्वे हुआ। तो एक ही नाम पार्टी के सामने सामने आया था कि अगर उनको टिकट दिया जाता है तो पार्टी निश्चित रूप से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन में विजयी होगी। मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव जीत कर आई और मैं महापौर बनी। तो मेरी एक शुरुआत ऐसे हुई। आपने काफ़ी अच्छा अपना राजनीतिक करियर बताया और आपने महापौर की बात करी, आप कैसे महापौर बनी, इस विषय में थोड़ा-सा अभी आगे अपन बात करेंगे। मैम, आपने अभी बताया कि बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रेरणा से ही आप राजनीति में आईं। सब जानते हैं बाबूलाल गौर जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे नेता रहे हैं और एक उनको मजबूत नेता कहा जाता था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजनीति में लाने वाले आपको बाबूलाल गौर जी भी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मैम क्या इसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा? क्योंकि बीजेपी अक्सर परिवारवाद के खिलाफ रही है, तो क्या इसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि बाबूजी ने बहुत दुखी मन से यह निर्णय लिया था, क्योंकि मेरी पार्टी चाहती थी। मेरे को राजनीति में लाने का निर्णय बाबूजी का नहीं था। अच्छा, अच्छा। बाबूजी ने मुझे संबल दिया था, जी। बाबूजी ने मेरा हौसला बढ़ाया था, लेकिन मुझे राजनीति में लाने का निर्णय मेरी पार्टी का था। जी। और मेरी पार्टी ने तय किया था कि बहुत कम उम्र में इसके साथ बहुत बड़ी घटना घटी है, पूरा जीवन अभी इसको जीना है और इतने बड़े जीवन को जीने के लिए इसको व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संगठन में अगर काम करेंगी, पार्टी में संगठन के किसी दायित्व को संभालेंगी, तो यह व्यस्त भी रहेंगी और पार्टी को भी इसका लाभ होगा। जी, जी। तो उस समय सबसे पहले मतलब कुल मिला के आपकी माइंड को उस दुख से हटाने के लिए यहाँ पे ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के पार्टी परिवार की जी। सबसे बड़ी विशेषता है जी। कि ये अपने पार्टी परिवार की कितनी चिंता करती है। तो उस समय जो कष्ट मेरे जीवन पर आया था और जिस प्रकार जितनी उम्र उस समय मेरी थी, उसके आधार पर मेरे पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठों ने ये तय किया कि अभी इसे बहुत लंबी जिंदगी जीना है, अकेले जीना है। अगर ये व्यस्त हो जाएगी तो अपना दुख ही कम नहीं होगा, बल्कि इसकी मेहनत से पार्टी को भी लाभ होगा। तो उन परिस्थितियों में बाबूजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन बाबूजी ने बहुत मजबूरी में कहा कि अब चूंकि पार्टी का निर्णय है, तो अगर ये कर सकती है, इसकी इच्छा है, अगर ये कर सकेगी तो आगे बढ़ेगी, अगर नहीं कर सकेगी तो मौका नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी किसी को किसी भी लाइन में ले नहीं जा सकता। जी। कुल मिला के करना अपन को ही पड़ता है। जी। बिल्कुल आपने सही बाबूजी बताई। मेरे को हमेशा कहते थे कि किसी नाम के सहारे कुछ दूर तक तो चला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। जी। अगर हमें चलना है, लंबी दूरी तय करना है, अपनी राह रोशन करना है, तो खुद जलना पड़ेगा। और इसलिए अगर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा है तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा हर परिस्थिति के लिए। और मैंने भी तय कर लिया था कि राजनीति मेरे लिए अगर सेवा का माध्यम है, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को तैयार करूंगी, मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगी ताकि मैं लोगों की पहली पसंद बन सकूं। मैम, देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, परंतु आज भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता ज्यादा नहीं है। ज्यादातर पुरुष ही राजनीति करते हैं। एक महिला राजनीतिज्ञ होने के नाते आप इसे कैसे देखती हैं और आपको क्या लगता है राजनीति में महिला पुरुष को टक्कर दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि कभी भी महिला और पुरुष को मैं महिलाओं को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी शक्ति ईश्वर ने पुरुष में दी है, उतनी शक्ति महिलाओं में दी है।
और महिलाओं को में शक्ति मुझे लगता है कि और ज़्यादा ईश्वर ने दी है, क्योंकि जब जब इस प्रकार का कष्ट एक महिला के जीवन में आता है तो महिला घर भी संभाल लेती है और बाहर भी संभाल लेती है। लेकिन पुरुष के जीवन में अगर आए तो पुरुष कभी घर नहीं संभाल जी सकता बिल्कुल। जितने शिद्दत से महिलाएं संभालती जी है। तो मुझे लगता है महिलाएं दोहरी जिंदगी भी बहुत बेहतर तरीके से जी सकती है। और निश्चित रूप से पुरुष प्रधान समाज हमेशा से रहा है हमारा। और इस पुरुष प्रधान समाज में हमारे प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो बीच का कुछ पीरियड ऐसा आया, कुछ काल ऐसा आया जब महिलाएं हाशिए पर थी, लेकिन हमारी संस्कृति में महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया गया। जी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की जी संस्कृति हमारी है। जी प्राचीन काल में भी हमारी महिलाओं ने वेदों की रचना करके अपने आप को साबित किया था। शास्त्र भारती ने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था और जी उसमें जीती भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बीच का जो मुगल काल रहा, उस मुगल काल में महिलाएं हाशिए पर रही और उसी काल में महिलाओं को कमतर आका गया। लेकिन आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही और लोगों को लग रहा है कि यदि समाज को तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को भी पुरुष के बराबर का दर्जा देना होगा, अधिकार देने होंगे। आज सोच बदली है, परिस्थितियां बदली है। आज महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। जी नगरीय निकायों में, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण जी तो सरकारी तौर पर, संवैधानिक तौर पर मिला है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महिलाएं चुनकर आ रही है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है समाज की सोच बदली है, महिलाओं ने अपनी मानसिकता को विकसित किया है और राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं काम ना कर सकती, ऐसा उन्होंने उस बात को गलत साबित कर दिया है। जी जी बिल्कुल। आपने महिलाओं के आरक्षण की बात करी, राजनीति में आरक्षण की बात करी। अक्सर देखा जाता है और हमें भी ये पता चला है, हमने देखा भी है, आप महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिले इसलिए बहुत काम कर रही हैं। काफ़ी दिनों से लगी हुई हैं, हमने भी देखा है। आपको इस विषय में कितनी सफलता मिली है? देखिए, वो तो केंद्र सरकार को नीतिगत फैसला है, केंद्र सरकार को लेना है। सारे दलों की सहमति उसमें होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब देश के राजनीतिक दल भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा संगठन लगभग इस बात के लिए संकल्पित है कि महिलाओं को 33% आरक्षण हमको देना है। कई बार यह आवाज बहुत पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी ने उठाई भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सारे राजनीतिक दलों की सहमति इसमें नहीं हो जाती, तब तक इसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाएगी। हमारी सरकार लगातार, हमारी पार्टी लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। पार्टी ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि यदि संवैधानिक तौर पर महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया जाता तो संगठनात्मक तौर पर हम महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण देने जी की व्यवस्था करेंगे। जी मतलब बीजेपी इस चीज को लेके काफी दृढ़ता से गंभीर है, लड़े, बिल्कुल। गंभीर। मैम, आप एक सफल महापौर के रूप में जानी जाती हैं, तो क्या आप अपने आप को उतने ही सफल विधायक के रूप में भी देखती हैं, और यदि हाँ तो क्यों? ठीक है, मैं सफल हूँ या नहीं ये आकलन मैं नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, ये ये बात आप सही बोल रहे हैं, ये आकलन जनता करेगी यस, अवश्य। हाँ, और हम जनता के साथ ही रहते हैं, जनता से पता भी करते रहते हैं, वो उनके प्रति वो आपके प्रति जनता की एक सकारात्मक सोच है, हमने पता किया है, हमने सर्वे किया है। लेकिन आप इस विषय में क्या हाँ, सोचते हैं? निश्चित रूप से मुझे मुझे यही लगता है कि मेरे को अगर आज इस काम को करने लायक किसी ने बनाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने बनाया है। तो मेरी प्रतिबद्धता सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र की जनता के प्रति होनी चाहिए। कोशिश हमेशा यही रहती है ज्यादा से ज्यादा काम हम करें, क्षेत्र में विकास करें, समस्याओं का निराकरण करें और सरकार के माध्यम से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी योजनाएं अपने क्षेत्र में लेकर आए। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करें, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का हम काम करें। और ये कोशिश मेरी लगातार रहती है और मुझे लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ ये लगातार जनता की नज़रों में है। और कोई ये नहीं कह सकता कि आपके निवास पर हम मिलने गए और आपने हमारी बात सुन के उसको अनसुनी कर दी। मेरी कोशिश ये होती है कि निवास पर आने वाला हर व्यक्ति बहुत जरूरतमंद होता है जो अपना घर छोड़कर यहाँ तक आता है। इसलिए उनका काम सुनना और उसको करना
ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है और यही विश्वास जनता के मन में मेरे प्रति है कि हमने अगर उनको कोई बात बोली है तो देर सवेर वो काम होता ज़रूर है, वो काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लोगों के बीच में जब भी मैं जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनकी बात उनके मुँह से बात सुनूँ, उनकी तकलीफ सुनूँ, ताकि कार्यकर्ता तो अक्सर मिलते ही रहते हैं, जनता से मिलना मुश्किल होता मतलब है। सीधे जनता से जुड़ना सबसे सीधे मेन जनता चीज़ से है। जी, सर, जी, इसलिए जी। तो वो जो एक वातावरण बना है, फोन लगातार मैं हर एक कार्यकर्ता का, हर जनता का उठाती हूँ। मेरा एक ही फोन है, 2 नंबर नहीं है। जी, उसी को मैंने रात दिन मेरा 24 घंटे फोन चालू होता है, जी, कभी मेरा फोन बंद नहीं होता। मैं कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा फोन सुनूं। कोई लोग नहीं आ पाते, अपनी बात मुझे फोन पे बताते हैं, जी, तत्काल उनका निराकरण करती हूँ। जी। तो जनता से जीवंत संपर्क रखना, ये पूजनीय बाबूजी ने भी मंत्र मुझे दिया है और मेरी कोशिश भी यही है कि आज जो कुछ मैं हूँ मेरे क्षेत्र की जनता की वजह से हूँ, इसलिए मेरी प्रतिबद्धता हमेशा हमेशा क्षेत्र की जनता के प्रति होनी चाहिए और वो हमेशा रहेगी। मैम, आप बहुत विनम्र स्वभाव की महिला हैं। आपके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है। आपको क्या कभी गुस्सा नहीं आता है, कोई काम रुक गया है या कोई काम नहीं हुआ है समय में, तो इस विषय को लेके या किसी भी विषय को लेके क्या कभी गुस्सा नहीं आता? क्योंकि हमने भी आपको जब जब देखा है, आपका चेहरा हंसता ही हुआ देखा है। नहीं आता है, कई बार आता है, कुछ काम नहीं हो पाता है तो आता है। मानव जीवन है, मानव स्वभाव है, सभी को आता है। पर हमेशा धैर्य के साथ काम करना, यही काम की सफलता होती है सबसे बड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी कामों में समय लगता है, सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है और उस काम को करवाने के लिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी काम के लिए गुस्सा आता है तो वो इसी वजह से आता है कि कोई काम की देरी होती है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम यह भी सोचने लगते हैं कि अगर यह काम हो रहा है, थोड़ी-सी समय लग रही है, हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि उसको हम लगातार पुश करते रहें ताकि वो जल्दी हो जाए। जी, तो मुझे लगता है कि मेरे काम भी होते हैं, कभी मुझे निराश नहीं होना पड़ता। जी, गुस्सा करने से कोई काम हो जाए ऐसा संभव नहीं होता जी, है। तो गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जी, बल्कि मुझे को लगता है कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको हम लगातार प्रयास करते रहें और ये बाबूजी से ही मैंने सीखा है। क्योंकि मैं देखती थी कि एक काम यदि एक बार नहीं हुआ, वो दूसरी बार बोलते थे, तीसरी बार बोलते थे, चौथी बार बोलते थे। वो जब तक हो नहीं जाता तब तक बोलते थे। तब मुझे लगा कि वास्तव में प्रशासनिक प्रक्रिया की गति बहुत धीमी होती है। जब तक हमारा उस पर पीछे प्रेशर नहीं मतलब करेंगे, पीछे नहीं पड़ेंगे उस काम के, हाँ, तब तक वो तो काम। फिर मुझे लगता है कि गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा, क्योंकि गुस्सा करने से अपनी सेहत को खराब करना जी, ही होता जी, है। बिल्कुल। हमें अपनी सेहत भी अच्छी रखना है क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी है। सेवा। हमारी सेहत अच्छी रहेगी तभी हम जनता की सेवा कर पाएँगे। और मुस्कुराहट जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि एक फ़ोटो जब हम खींचते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसमें मुस्कुराते हैं इसलिए कि हमारी फ़ोटो अच्छी आए। जी, तो जब हम जीवन में मुस्कुराते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ये सभी को सीखना जी, चाहिए कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। किसके जीवन में चुनौती नहीं होती, किसके जीवन में चैलेंज नहीं होते, किसके जीवन में दुःख नहीं होता। क्या हम उस दुःख को लेकर बैठ के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें? हमको तो दूसरों की खुशियाँ बाँटनी है, दूसरों को खुश करना है, दूसरों को सुखी करना है। तो आज जब इस क्षेत्र में हम काम करने आए हैं तो हम मुस्कुराते हुए अच्छे मन के साथ, सकारात्मक भाव के साथ काम करेंगे तो ईश्वर भी हमें उसमें सफलता देगा। जी। मैम, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी कि नहीं? राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा होगा कि नहीं? क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, जिसमें से हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से चला गया है। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का फल है, राहुल गांधी जी को मिल रहा है, या इसका फायदा मिलेगा कि नहीं? आप इस विषय में क्या सोचती हैं? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव देश की जनता पर है, ये तो 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा। मेरा मूल्यांकन जहाँ तक है, मैं जो सोचती हूँ उस आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि एक परसेप्शन उनके साथ जो देश की जनता का बना है, उसके आधार पर अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि जनता अपने उस परसेप्शन को बदले। आज भी वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं कि वह एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से करता है, उसी की छवि परिलक्षित होती है।
तो उनको सोच विचार कर जो भी बयानबाजी वो करते हैं, जो भी बात वो करते हैं, उनको बहुत गंभीरता से करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के एक बहुत पुराने राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं। और इस आधार पर यदि वो अपनी सोच बदलेंगे, अपना चिंतन बदलेंगे, देश की संस्कृति, देश की परंपराओं के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हो सकता है लोगों का परसेप्शन उनके साथ जो है वो बदले। पर अभी इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैं मान सकती हूँ कि भले ही कितनी लंबी वो यात्रा कर लें, जब तक वो देश की संस्कृति परंपराओं से नहीं जुड़ेंगे और वो जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं उसको बंद नहीं करेंगे, एक गंभीर चिंतन के साथ वो कुछ बात बोलेंगे, तो लोग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं बल्कि उनको मानेंगे भी। तो मुझे लगता है कि 2024 में देश की जनता ये बता देगी कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देश पर पड़ा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हर राज्य का अपनी एक परिस्थिति होती है, हर राज्य की अपनी एक सोच होती है लोगों की। और हिमाचल प्रदेश में हमेशा अल्टरनेटिव सरकार रही हाँ है। जी। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लोगों की सोच है, लोगों का माइंड सेट हो गया है कि इस बार 5 साल इनको मौका दिया, 5 साल इनको मौका देना है। और लेकिन इस चुनाव में आपने देखा कि नेक टू नेक फाइट हुई है। एक कोई सीधे पूरा उनको समर्थन मिल गया, बहुमत मिल गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नेक टू नेक फाइट हुई है। बहुत बड़ी संख्या बीजेपी की भी वहां पर आई है। तो इसका मतलब यही है कि वहां पर जो एक परसेप्शन था उस हिमाचल प्रदेश की जनता का कि अब 5 साल बीजेपी ने राज कर लिया, अब 5 साल कांग्रेस को मौका दे, उसके आधार पर। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सीटें भाजपा की आना इस बात का परिचायक है कि अब लोगों का माइंड सेट भी बदल रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से वो सारे लोग जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, या वो ये सोच के साथ कि एक बार इनको, एक बार इनको, वो ये सोच बदलेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। राहुल गांधी जी की गेटअप के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं मैम, क्योंकि इस समय उन्होंने काफी अच्छी दाढ़ी वगैरह रखी हुई है और जो कांग्रेस के लीडर हैं वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी काफी सिंसियर लग रहे हैं, आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है बाहरी आवरण बदलने से कुछ नहीं होता। आपको अपने विचारों की शुद्धता लानी पड़ेगी, आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। सिर्फ बाहरी आवरण ओढ़ लेने से आपके आपका देश की जनता का आपके आपके साथ जो आप परसेप्शन है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर राहुल गांधी जी सोचते हैं तो वो आगे चलकर एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। जी। आपकी अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के विषय में क्या सोच है? देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि भारत अखंड था और अखंड राष्ट्र होना चाहिए। परिस्थितियों ने सत्ता लोलुपता के कारण देश के टुकड़े टुकड़े किए, देश को खंड खंड किया, और यही कारण है कि आज भारत के इतने टुकड़े हुए। हम सब के लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सरकार काम कर रही है, वो पुनः भारत को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के मंत्र के साथ काम कर रही है। जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 की समाप्ति, ये हमारी सरकार का वो संकल्प है, वो हमारी पार्टी का वो संकल्प है जो देश को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ वो पीओके को भी शामिल करने के लिए संकल्पित है कि आने वाले समय में हम एक के बाद एक जितने टुकड़े हिंदुस्तान के हुए हैं वो सारे वापस एक करके अखंड राष्ट्र की इस परिकल्पना को फिर से साकार करेंगे। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात होगी। भारत अखंड राष्ट्र था, अखंड राष्ट्र रहना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र? निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र कहलाने का अधिकारी कोई है तो वो हमारा भारतवर्ष है। सबसे बड़ी हिंदू आबादी हमारे इस देश में रहती है। और यदि इसको हिंदू राष्ट्र की कल्पना से साकार हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इस देश की हिंदू आबादी के साथ अन्याय होगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अखंड राष्ट्र बनना चाहिए, ये हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करके रहेंगे। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम रहेंगे? देखिए, मुस्लिम अगर इस राष्ट्र में मुस्लिम इस देश के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए रहता है तो उसका बहुत स्वागत है। लेकिन उसको इस माटी से जोड़ना पड़ेगा, इस भूमि से जोड़ना पड़ेगा
क्योंकि हिंदू कोई एक जाति नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। हिंदुस्तान में हिंदू वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन उसे इस माटी से जुड़ना पड़ेगा, इस राष्ट्र की परंपराओं से जुड़ना पड़ेगा, संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रह रहे हिंदुस्तान में और क्या बात कर रहे हैं हम दूसरे देशों की। इसलिए अगर हिंदुस्तानी है, अगर हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तो हमें हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी परंपराओं को आत्मसात करना होगा। क्या आप अपने आप को भविष्य के सीएम के तौर में देखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक जनसेवक हूँ। मेरी पार्टी ने बहुत अच्छा मौका जनता की सेवा करने का मुझे दिया है। सीएम के तौर में आप ज्यादा जनता का सेवा कर पाएंगी? नहीं, ये मेरा प्रश्न मेरे लिए ये इस प्रश्न का जवाब देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी पार्टी जो मेरे लिए तय करती है उसको फॉलो करना मेरा दायित्व होता है, और मेरी पार्टी जब जब मेरे को मौका देती रहेगी मैं काम करती रहूंगी। जी। अगले साल अंत में फिर से चुनाव है, आपको क्या लगता है आप दोबारा जीत दर्ज करा पाएंगे एक विधायक के तौर पे? देखिए, हर एक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता की यही सोच रहती है कि वो निरंतर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए स्वाभाविक रूप से पार्टी का आशीर्वाद चाहिए होता है। संगठन संगठन के निर्देशों का पालन करना होता है। 2023 का विधानसभा का चुनाव हम फिर से लड़ें, फिर से जीत कर आए, ये हमको निर्देश देने वाली हमारी पार्टी है। और अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि 5 वर्षों तक मैंने अपने दायित्व का निर्वहन बहुत भली भांति किया है और निश्चित रूप से आगे मौका दिया जाना चाहिए, तो मेरी पार्टी जरूर मौका देगी। तो यह थी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक कृष्णा गौर जी। आज हमने उनसे हर पहलुओं में बात करी, हर विषय में बात करी और वह प्रश्नों की उत्तर जानने की कोशिश करी जिनका जवाब जनता सीधे जानना चाहती है। यह द हिंदुस्तान टुडे का विशेष कार्यक्रम था जिसका नाम है सवाल जनता के हक के, और यह सवाल जनता के हक का तृतीय एपिसोड था। आपको एपिसोड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जुड़े रहें द हिंदुस्तान टुडे के साथ। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से आपके हक के सवाल पूछते रहेंगे। मेरा नाम है अरुण गुप्ता, कैमरे के पीछे है सागर। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।